नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास एक तरह का मेडिकल जासूसी का मामला है। पीड़ित है एक छोटा बच्चा जो बोलकर अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, और सुरागों की एक बड़ी अजीब लिस्ट है। एक ऐसी खट्टी गंध जो नहाने से भी नहीं जाती, लगातार गीले रहने वाले बाल और खिलौने जो मांगे भी जाते हैं और फिर गुस्से में फेंके भी जाते हैं। और इन सारे सुरागों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक छोटा सा दस्तावेज है जिसका शीर्षक है र्यूम PDF। र्यूम, जिसे हम आमतौर पर रूबर्ब के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में है ये। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन सुरागों को एक एक करके समझना और ये पता लगाना कि ये दस्तावेज हमें उस बच्चे की कहानी के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और मैं सबसे पहले सबसे अजीब सुराग से शुरू करना चाहता हूं, जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो खट्टी गंध। दस्तावेज में लिखा है कि बच्चे के पूरे शरीर से खट्टी महक आती है जो धोने या नहाने के बाद भी बनी रहती है। हाँ, और ये बहुत पूरी कहानी की नींव है। ये सिर्फ एक अजीबोगरीब डिटेल नहीं है, बल्कि ये वो सिग्नेचर है, वो पहचान है जिसके आसपास बाकी सारे लक्षण बुने गए हैं। मुझे इसी खट्टी गंध वाली बात पे थोड़ा और रुकना है, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। मतलब नहाने के बाद भी गंध का बने रहना, ये शारीरिक रूप से कैसे संभव है? इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? और ये सवाल ही हमें उस समय की सोच में ले जाता है। देखिए, आज के ज़माने में हम शायद इसे बच्चे के मेटाबॉलिज्म या पाचन क्रिया से जुड़ी किसी चीज़ से जोड़ेंगे, लेकिन उस दौर के देखने वालों के लिए शरीर की गंध सिर्फ एक लक्षण नहीं थी। इसे व्यक्ति के अंदरूनी मिजाज या उसकी जीवन शक्ति का बाहरी प्रतिबिंब माना जाता था। तो ये खट्टी गंध सिर्फ पसीने की गंध नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बड़ा इशारा है कि बच्चे के सिस्टम में अंदर से ही कुछ गड़बड़ चल रही है। एक तरह की एसिडिटी या खट्टापन जो पूरे शरीर में समा गया है। अच्छा, मतलब ये गंध उस अंदरूनी बेचैनी का एक बाहरी सिग्नल है। और ये सिर्फ गंध तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे एक और जुड़ा हुआ सुराग दिखा, सिर पर लगातार पसीना आना। दस्तावेज कहता है कि बच्चे के बाल हमेशा गीले रहते हैं, चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, शांत बैठा हो या खेल रहा हो। बिल्कुल। और देखिए कि अवलोकन कितना बारीक है। दस्तावेज ये भी बताता है कि ये पसीना खट्टा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जरूरी बात है पसीने का लगातार बने रहना। तो अब हमारे पास तस्वीर का पहला हिस्सा है, एक बच्चा जिसके शरीर से खट्टी गंध आ रही है और जिसके बाल हमेशा पसीने से भीगे रहते हैं। ये एक बहुत ही तीव्र शारीरिक बेचैनी का चित्र है। ये खट्टी गंध और लगातार पसीना आना एक बहुत ही तीव्र शारीरिक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि क्या ये बेचैनी सिर्फ शरीर तक ही सीमित है या ये बच्चे के मूड और व्यवहार में भी झलकती है? दस्तावेज इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगला सुराग हमें सीधे बच्चे के दिमाग और भावनाओं की दुनिया में ले जाता है। दस्तावेज एक ऐसे बच्चे का वर्णन करता है जो बेहद चिड़चिड़ा, अधीर और बेचैन है। वह बहुत सारी चीजें मांगता है, रो रो कर मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे वो चीज मिलती है वो उसे पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि अपने सबसे पसंदीदा खिलौनों को भी फेंक देता है। ये तो किसी भी माता पिता के लिए एक बहुत ही मुश्किल और उलझन भरी स्थिति होगी। और यहाँ दस्तावेज इसकी तुलना सीना और स्टेफिसिग्रिया से करता है। हाँ, और ये तुलनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मिनट, ये सीना और स्टेफिसिग्रिया, ये नाम क्यों जरूरी है? क्या उनमें भी ऐसा ही व्यवहार दिखता है? सुनने वाले के लिए तो ये सिर्फ अजीब से नाम है। सही सवाल। लेखक इन तुलनाओं का इस्तेमाल एक बहुत ही जरूरी फर्क बताने के लिए कर रहा है। देखिए, सेना का बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ा होता है, लेकिन उसकी वजह अक्सर पेट के कीड़े होते हैं। वो अपनी नाक या पेट खुजलाता रहता है। वहीं स्टेफिसिग्रिया का चिड़चिड़ापन दबी हुई भावनाओं या किसी अपमान के बाद आता है। लेकिन र्यूम का बच्चा इन दोनों से अलग है। उसका चिड़चिड़ापन एक गहरी आंतरिक बेचैनी से आता है, जहां उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उसकी हर इच्छा पूरी होने पर निराशा में बदल जाती है। अच्छा, तो लेखक इन दूसरे नामों का जिक्र करके ये बता रहा है कि देखो, हम जानते हैं कि चिड़चिड़ेपन के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसका पैटर्न इन सब से अलग और खास है। बिल्कुल सही। ये एक तरह से दूसरे संदिग्धों को केस से बाहर करने जैसा है, ताकि हम सही अपराधी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और ये बेचैनी सिर्फ दिन में नहीं है। दस्तावेज कहता है कि बच्चे रात भर रोते हैं और बिस्तर पर छटपटाते रहते हैं, जिसकी तुलना सोरिनियम से की गई है। मतलब ये एक ऐसी बेचैनी है जो बच्चे को दिन में भी चैन नहीं लेने देती और रात में भी सोने नहीं देती।
तो हमारे पास अब तक क्या है? एक हट्टी गंध, गीले बाल और एक ऐसा विरोधाभासी व्यवहार जहां कोई भी चीज बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पा रही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सारी बातें, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, पसीना, क्या ये सब सिर्फ दांत निकलने का सामान्य हिस्सा नहीं हो सकती? लेखक इन्हें इतना असाधारण क्यों मान रहा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। दांत निकलना हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात इसे सामान्य से अलग बनाती है वो है इन लक्षणों का एक साथ एक खास पैटर्न में आना। दस्तावेज कहता है कि दांत निकलने के दौरान ये लक्षण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चा और बेचैन और चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और साथ में वो खास खट्टी गंध और तेज हो जाती है। ये पीले चेहरे के साथ खट्टी गंध का जो कॉम्बिनेशन है, यही इसे कैमोमिला या क्रियोसूट जैसी दांत निकलने की अन्य स्थितियों से अलग करता है। तो ये लक्षणों का एक खास कॉम्बो है जो इसे एक अलग पहचान देता है। और शारीरिक तकलीफों में पेट दर्द यानी कॉलिक का जो वर्णन है वो तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये बिल्कुल भी सामान्य पेट दर्द जैसा नहीं लगता। शरीर का कोई अंग जैसे हाथ या पैर खुला छोड़ने पर दर्द तुरंत बढ़ जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चे को पेट में दर्द है और जैसे ही उसका हाथ कंबल से बाहर आता है उसका दर्द बढ़ जाता है। ये कितना अजीब और विशिष्ट लक्षण है। ये सच में बहुत अजीब है, मतलब बच्चे को पूरी तरह से ढका हुआ रहना पसंद है। और दूसरा बिंदु भी उतना ही हैरान करने वाला है। हर खट्टे दस्त के साथ दर्द होता है। और सबसे विरोधाभासी बात तो आखिरी है, दस्त होने के बाद भी दर्द में आराम नहीं मिलता। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि पेट में मरोड़ के बाद दस्त हो जाने से आराम मिलेगा। बिल्कुल, इस पेट दर्द की कल्पना एक ऐसे अलार्म सिस्टम की तरह करें जिसके तार गलत जुड़ गए हैं। आमतौर पर दस्त होने के बाद सिस्टम को सब ठीक है का सिग्नल मिलना चाहिए और अलार्म बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ सिस्टम रीसेट ही नहीं हो रहा है। दस्त होने के बाद भी अलार्म बजता रहता है और कोई भी छोटी सी चीज जैसे एक हाथ पर से कंबल का हटना उस अलार्म को और जोर से बजा देता है। ये एक बहुत ही अनोखे किस्म का दर्द है। ये एनोलॉजी कमाल की है, खराब अलार्म सिस्टम। ये बहुत व्यक्तिपरक भी लगता है। क्या इस बात का कोई खतरा नहीं था कि देखने वाला वही देख रहा हो जो देखना चाहता है? एक रोते हुए बच्चे में इतनी बारीकियां नोटिस करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो जरूर रहा होगा, लेकिन यही उस प्रणाली का आधार था। वो मानते थे कि हर बीमारी का अपना एक अनूठा पैटर्न होता है और उसे पकड़ने के लिए इन छोटी छोटी अजीब लगने वाली बातों पर ध्यान देना ही सबसे जरूरी है। ये सिर्फ पेट दर्द कहकर नहीं छोड़ते थे, वे पूछते थे कैसा पेट दर्द, कब बढ़ता है, कब घटता है, किससे आराम मिलता है। ये बारीकियां ही एक स्थिति को दूसरी से अलग करती थी। इस शारीरिक और व्यवहारिक चित्र में एक और परत है, भूख। दस्तावेज बच्चे की भूख को लेकर भी वही विरोधाभासी पैटर्न दिखाता है जो हमने खिलौनों के साथ दिखा था। हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न। दस्तावेज में लिखा है, तरह तरह का खाना मांगता है लेकिन उसे खा नहीं सकता, वो अरुचिकर लगने लगता है। ये उस गहरी आंतरिक बेचैनी और असंतोष को फिर से उजागर करता है। एक इच्छा है, खाने की जबरदस्त लालसा है, लेकिन जैसे ही वो चीज सामने आती है शरीर और मन उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं। कुछ भी उसे शांत या संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, न खिलौना न खाना। अब दस्तावेज के आखिरी हिस्से पर आते हैं जहां र्यूम के दूसरे पदार्थों के साथ संबंधों की बात की गई है। यह हिस्सा थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन यह हमें एक बड़ा संदर्भ देता है। सबसे पहले यह कहता है कि र्यूम मैग्नीशियम कार्बोनिकम का पूरक है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री? जब हम कहते हैं कि एक चीज दूसरे की पूरक है तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या वो एक ही टीम में है? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, एक ही टीम में। इसका मतलब है कि जहां एक दवा का असर खत्म होता है वहां दूसरी दवा काम शुरू कर सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रेस में एक धावक दूसरे को बैटन पकड़ाता है। हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनिकम ने बच्चे के पेट को थोड़ा शांत किया हो, लेकिन वो खट्टी गंध और चिड़चिड़ाहट पूरी तरह नहीं गई हो। उस स्थिति में र्यूम उस काम को पूरा कर सकता है। वे एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं, खासकर उस स्थिति में जब बच्चे को दूध हजम ना हो रहा हो और शरीर से खट्टी गंध आ रही हो। अच्छा, तो ये एक तरह का नेटवर्क है जहां अलग-अलग पदार्थ एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद दस्तावेज में कई और पदार्थों की एक लिस्ट दी गई है जिनसे इसकी तुलना की जाती है।
इस लिस्ट में कैमोमिला का भी नाम है, जो दांत निकलने की समस्याओं के लिए काफी मशहूर है। तो फिर र्यूम और कैमोमिला में मुख्य अंतर क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। ये सिर्फ लिस्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, कैमोमिला का बच्चा भी बेहद चिड़चिड़ा होता है, उसे भी गोद में उठाए रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी खास पहचान है कि उसे गोद में लेकर घूमने से आराम मिलता है और उसके शरीर से खट्टी गंध नहीं आती। वहीं र्यूम बच्चे की मुख्य पहचान वो खट्टी गंध है, पीला चेहरा है और उसे किसी भी चीज से आराम नहीं मिलता। ये बारीकियां ही तय करती थीं कि कौन सी दवा दी जाएगी। और एक आखिरी बहुत ही व्यवहारिक बात भी लिखी है कि अगर मैग्नीशिया के ज्यादा इस्तेमाल के बाद दस्त खट्टे हों तो र्यूम दिया जा सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि वे सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि ये भी देख रहे थे कि लक्षण पैदा किस वजह से हुए हैं। हो सकता है किसी ने बच्चे को कब्ज के लिए बहुत ज्यादा मैग्नीशिया दे दिया हो और अब उसके साइड इफेक्ट के तौर पर खट्टे दस्त हो रहे हों। ये एक बहुत ही सुलझा हुआ और समग्र दृष्टिकोण है, जहां कारण और प्रभाव दोनों पर नजर रखी जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी जासूसी की फाइल को बंद करें तो हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। केस का मुख्य सुराग, एक लगातार बनी रहने वाली खट्टी गंध, पीड़ित का व्यवहार, चीजें मांगना और फिर उन्हें नफरत से फेंक देना, और शारीरिक सबूत, एक अजीब तरह का पेट दर्द जो दस्त के बाद भी ठीक नहीं होता और शरीर को खुला रखने से बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जो बात इस स्रोत को दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये इन सभी चीजों को कैसे एक साथ जोड़ता है। ये शारीरिक लक्षणों जैसे गंध या पसीना और भावनात्मक लक्षणों जैसे चिड़चिड़ापन को अलग-अलग नहीं देखता, बल्कि ये दिखाता है कि ये सब एक ही अंदरूनी गड़बड़ी के अलग-अलग चेहरे हैं। खट्टी गंध, गीले बाल, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे बेकार से लगने वाले विवरणों को जोड़कर एक पूरी और सटीक तस्वीर बनाई गई थी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। इस तरह के पुराने दस्तावेजों में अवलोकन की बारीकी को देखकर यह सवाल उठता है, उस समय उन लोगों की ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया क्या रही होगी? वो कौन सा धीरज था जिससे वे एक ऐसे बच्चे में जो बोल नहीं सकता, शारीरिक लक्षणों जैसे शरीर की गंध और उसके भावनात्मक व्यवहार जैसे खिलौनों को नापसंद करना, इनके बीच इतने गहरे संबंध को देख और दर्ज कर पाए? ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक तरह की कला लगती है।